हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फेडरल फाइनेंस, जिसको कि हम सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस भी कहते हैं। चैप्टर का नाम भी फेडरल फाइनेंस है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इसका फुल वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में बाकी चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा फेडरल फाइनेंस क्या होता है और फेडरल फाइनेंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फेडरल फाइनेंस implies the finance in which the sources of income and expenditure are distributed among the central government, state governments and the local governments according to provisions of the constitution। तो फेडरल फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि फाइनेंस से डील करता है, खर्चे और आमदनी से डील करता है कि कितना खर्चा और आमदनी किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को कितना मिलेगा और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स पंचायतें या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनको कितना पैसा जाएगा। समझिए बात। आपको पता है सरकार क्या करती है, टैक्स इकट्ठा करती है। अब टैक्स कितने परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, कितना स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाएगा और कितना ही जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं जैसे पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस उनके पास टैक्स का हिस्सा जाएगा ताकि वो अपना खर्चा निकाल सकें। ठीक है, द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया इज़ फेडरल। इंडिया में फेडरल सिस्टम है कि स्टेट्स हैं, उनकी अपनी पावर्स हैं, वो भी टैक्स कलेक्ट करती हैं। समझिए बात। अब थोड़ी डेफिनेशंस करेंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर R.N. भार्गवा, फेडरल फाइनेंस मीन्स द फाइनेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। तो R.N. भार्गवा जो थे उनका ये मानना था कि फेडरल फाइनेंस एक फाइनेंशियल रिलेशन है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स और आपस में उनका कैसा रिलेशन रहेगा कि कौन किसको कितना टैक्स का हिस्सा देगा और उस हिसाब से दूसरी जो गवर्नमेंट है वो कितना खर्चा करेगी। द मीनिंग ऑफ फेडरल फाइनेंस कैन बी कॉम्प्रीहेंडेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके फीचर्स क्या हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ये फीचर्स में आ जाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, इन द फेडरल फाइनेंस द सोर्सेज ऑफ इनकम एंड हेड्स ऑफ expenditure are distributed between the central and state governments according to the constitution। तो सिंपल वर्ड्स में ये फर्स्ट फीचर ये आ जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कितना इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ताकि वो अपने खर्चे निकाल सकें। ये सारा काम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसी के हिसाब से चलेगा। देयर ज्यूरिसडिक्शन एंड राइट्स आर क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि किसके पास कितनी ज्यूरिसडिक्शन है, कौन किस टाइप का टैक्स इकट्ठा कर सकता है और किसका क्या कितना राइट है इतने पैसे लेने का, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने स्टेट्स वगैरह ले सकती हैं, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, वेल मेंशन्ड है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाता है, इन द फेडरल फाइनेंस द सोर्सेज ऑफ इनकम एंड हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर डिफरेंट। तो सिंपल वर्ड्स में ये बताया गया कि सोर्सेज ऑफ इनकम और जो एक्सपेंडिचर है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हैं वो आपस में डिफरेंट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्सेस इकट्ठे करता है वो अलग है, जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस इकट्ठे करता है वो अलग है। द स्टेट्स आर ऑल्सो फाइनेंशियली एडेड बाय द सेंट्रल। तो एक तो स्टेट गवर्नमेंट अपने भी टैक्सेस इकट्ठा करता है, ठीक है, और दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा इकट्ठा किया है उसमें में से भी कुछ हिस्सा जाता है। ठीक है, ऑल्दो द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, उनके पास ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है, मगर इतनी भी ज़्यादा नहीं है, येट दे रिमेन सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। ठीक है, वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो अपने अपने टैक्स इकट्ठा कर सकती हैं, जो उनको स्टेट सब्जेक्ट के अंडर टैक्सेस आते हैं वो इकट्ठा कर सकती हैं, बट फिर भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट रहेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे रहेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर होगी। नो स्टेट इज़ फ्री टू फॉल अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन। कोई भी स्टेट को ये आज़ादी नहीं है कि वो अपने आप को अलग डिक्लेयर कर दे, पूरे के पूरे जो कंट्री है या सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग डिक्लेयर कर सकती है। फेडरल सिस्टम है मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई अलग ही स्टेट बना लो। समझ की बात। फोर्थ फीचर आ जाता है, इन केस ऑफ एनी फाइनेंशियल डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स द सॉल्यूशन देयरऑफ इज सॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट आ जाता है, फाइनेंशियल पंगा पड़ जाता है या फाइनेंशियल डिस्प्यूट आ जाता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केस चले जाता है और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फैसले दे देती है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में आ जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरल फाइनेंस, कि फेडरल फाइनेंस के प्रिंसिपल्स या असूल क्या होने चाहिए, किन उसूलों पे बेस्ड होना चाहिए, किन प्रिंसिपल्स पे फेडरल फाइनेंस चलता है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरल फाइनेंस एम
at proper management of the sources of income and heads of expenditure between the central government and the state governments। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसूल हैं फेडरल फाइनेंस के, इनका मेन मकसद होता है कि अच्छे से मैनेज किया जा सके जो भी सरकारी खर्चे और आमदनी है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और उनमें कोई डिस्प्यूट्स ना आए। द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरल फाइनेंस आर एज फॉलोज। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायतें हैं, ऑफ अ फेडरल स्टेट should be fully independent in the matters of its internal financial affairs। तो सिंपल वर्ड्स में जो भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, अपने इंटरनल मैटर्स में वो फुली इंटरनली फाइनेंशियल मैटर्स में उसको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपने टैक्सेस को इकट्ठा करे और अपने हिसाब से अपना खर्चा कर सके। एवरी गवर्नमेंट शुड हैव द राइट टू गेट इनकम एज पर इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स। तो जितना भी उस सरकार को रिक्वायरमेंट्स है, उसको उस रिक्वायरमेंट्स को डील करने के लिए उसके पास पावर्स होनी चाहिए जिससे वो अपने टैक्स को या इनकम को जनरेट कर सके। फॉर इट द स्टेट शुड बी गिवन द राइट्स बाय विच इट कैन गेट रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो इसके लिए जो भी स्टेट है या सेंटर है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके पास ये पावर्स या राइट्स होने चाहिए ताकि वो अपने इलाके, अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर फलां टाइप के टैक्स लगा सके ताकि वो आमदनी जनरेट कर सके। इफ़ इट फेल्स टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट्स बाय दिस रेवेन्यू, इट शुड ऑल्सो बी फ्री टू रेज पब्लिक लोन्स। तो उसको मतलब फ्रीडम होनी चाहिए कि अगर उसके खर्चे निकल नहीं रहे हैं उस जगह की टैक्सेशन से, तो वो लोन्स रेज कर सके, तो लोन्स भी ले सके, क्योंकि उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने खर्चा तो चलाना ही है। डिफरेंट गवर्नमेंट्स शुड ऑल्सो हैव द राइट टू स्पेंड देयर रिस्पेक्टिव इनकम्स एज पर देयर डिज़ायर। तो वो अपने डिज़ायर के हिसाब से अपना जो खर्चा है वो कर सकें, ये चीज़ होनी चाहिए। अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, वो उनको राइट होना चाहिए कि जो भी उन्होंने टैक्स से पैसा इकट्ठा किया है वो अपने हिसाब से खर्चा कर सके। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स शुड बी फ्री विद इन देयर ओन स्फीयर्स एंड दे शुड नॉट इंटरवीन या इंटरफेयर इन वन अनदर्स अफेयर। तो एक दूसरे में दखल अंदाजी ना दें। सेंट्रल गवर्नमेंट ये ना कहे कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ क्यों खर्च कर रही है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, और वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर इंटरवेंशन ना करें, ठीक है। बोथ ऑफ देम शुड फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग देयर टैक्सेशन पॉलिसी, डेट पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, टैक्स के रिलेटेड हो या फिर कर्जे के रिलेटेड हो या एक्सपेंडिचर के रिलेटेड हो। तो सिंपल वर्ड्स में फर्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स में इंटरवीन ना करे और स्टेट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इंटरवीन करने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेसी एंड इलास्टिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस प्रिंसिपल implies that every government should have enough sources of income by which the functions assigned to them should be completed। तो हर एक गवर्नमेंट के पास, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए इनकम जनरेट करने के, इतने सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए ताकि वो अपने खर्चे अच्छे से उठा सके, ठीक है, जो उसके काम है वो अच्छे से कर सके। द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट गेट एट लीस्ट so much of resources of income that they are not able to meet only the present needs but also are capable of meeting the future needs। तो इतना टैक्स इकट्ठा नहीं करना कि भाई आज का गुजारा चले, आज के हिसाब से तो करना ही करना है, बट फ्यूचर नीड्स के हिसाब से भी उनके पास इतनी सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए। बिसाइड्स द सोर्सेज ऑफ इनकम शुड बी इलास्टिक सो दैट चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट कैन बी मेड इन देम। और सोर्सेज ऑफ इनकम तो होने ही चाहिए, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ जो है इलास्टिसिटी ऑफ इनकम भी होनी चाहिए कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर सिचुएशन कहती है कि और ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठे करने हैं या और ज़्यादा गवर्नमेंट रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, कुछ भी करना है, तो सिचुएशन के चेंज होने से जो है वो अब सोर्सेज ऑफ इनकम में भी चेंजेस लाए जा सकें, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अब ये जो पैसा इकट्ठा कर तो लिया है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी नहीं होगी तो पैसा वेस्ट हो जाएगा, समझ की बात। फेडरल फाइनेंस शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। दिस मीन्स दैट टू मच एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इनकर्ड ऑन कलेक्टिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू को कलेक्ट करने में सरकार इतने ज़्यादा पैसे ना खर्च कर दे कि भाई खर्चा ज़्यादा हो गया और रेवेन्यू इकट्ठा कम हुआ। नो टैक्स इवेजन शुड टेक प्लेस, कोई भी टैक्स की चोरी ना करे। मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी शुड बी देयर
इन द प्रोसेस ऑफ टैक्स कलेक्शन। टैक्स को कलेक्ट करने में मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी होनी चाहिए। देयर शुड बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन ना हो कि भाई इधर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगा रही है, तो लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे ना फिर टैक्स देना। ठीक है, और जैसे मान लो मैंने कार खरीदी, उसके ऊपर भी टैक्स है। ठीक है, जब मैं आरसी बनवाने जा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसका, उसके ऊपर भी टैक्स है। इंश्योरेंस कराने जा रहा हूँ उसके ऊपर भी टैक्स है। ऊपर से जब सड़क पे गाड़ी चला रहा हूँ उसके ऊपर भी टोल प्लाजा लगे हुए हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए जिसमें कि ज़्यादातर लोग दुखी होकर फिर टैक्स इवेजन करना शुरू कर लेते हैं। The interstate taxes should be managed by the central government and the taxes of regional nature should be managed by the state government। तो जो इंटरस्टेट टैक्सेस हैं जो स्टेट्स के बीच में होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करे, और जो रीजनल नेचर के हैं विद इन द स्टेट हैं उसको स्टेट मैनेज करे। ठीक है, ताकि इंटरफेरेंस ना हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टेट गवर्नमेंट शुड परस्यू अ यूनिफॉर्म पॉलिसी टुवर्ड्स ऑल द स्टेट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक बर्डन एंड बेनिफिट्स। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूनिफॉर्मिटी रखे, यूनिफॉर्म पॉलिसी लेके आए सबके लिए। ऐसा नहीं कि जिन स्टेट्स में हमारी सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है वही अगर स्टेट गवर्नमेंट्स में भी सरकार चल रही है तो उसको हेल्प करेगी, और जहाँ पे डिफरेंट पार्टी की सरकार है उसको खर्चे और आमदनी को टाइट कर दे या फिर उसको परेशानी क्रिएट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। The center should follow the policy of equal responsibility and equal welfare towards every state। तो हर एक स्टेट के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इक्वल वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए। इफ़ more facilities are given to some states, other states will be dissatisfied, assuming it to be a discriminatory policy। अगर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्टेट्स को फेवर करेगी और बाकियों को फेवर नहीं करेगी तो वो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर उसका अच्छा नहीं माना जाएगा। समझ के बाद ये प्रिंसिपल ऑफ फेडरल फाइनेंस के अगेंस्ट माना जाता है। एज फार एज पॉसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट शुड फॉलो अ यूनिफॉर्म पॉलिसी रिगार्डिंग द टैक्स रेवेन्यू एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज टूवर्ड्स ऑल द स्टेट्स। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा इकट्ठा किया है जब वो स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करे तो वो बराबरी रखे। वो ये ना देखे कि मेरी जहाँ पर सरकारें हैं वहाँ पे तो दे दूँ और जहाँ पे अपोजिशन पार्टी की सरकारें वहाँ पे ना दूँ। ठीक है, ऐसा अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफरेंस, दैट इज बैलेंस डेवलपमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज़ एसेंशियल from the point of view of maintaining a minimum living standard for all the citizens that central government collects money from the rich states and distributes it among the poor states। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस हिसाब से लेके चले कि जो अमीर स्टेट्स हैं उनसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करे और जो गरीब स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा जो है पैसे प्रोवाइड करे, ज़्यादा जो है उनको खर्चे के लिए पैसे दे ताकि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो मेंटेन हो सके। The ideal distribution of the sources of federation and those of the states should be based on the principle of national minimum for the पीपल लिविंग इन डिफरेंट स्टेट्स। तो सिंपल वर्ड्स में नेशनल मिनिमम का मतलब ये है कि भाई मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो मेंटेन कर सके ना। कई हर एक कंट्री में कुछ गरीब प्रोविंसेस होते हैं, कुछ अमीर प्रोविंसेस होते हैं, तो जो गरीब स्टेट्स हैं उनसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन ना करे, जो अमीर स्टेट्स हैं उनसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करे और डिस्ट्रीब्यूट करे अमंग पुअर ताकि वो भी अपना एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। इन अ फेडरल स्टेट इट इज़ मेड पॉसिबल बाय ट्रांसफरिंग द फाइनेंस फ्रॉम एफ्लुएंट स्टेट्स, जो अमीर स्टेट्स हैं वहाँ से, टू पुअर स्टेट्स, दैट इज people of all the states should be able to meet minimum basic benefits या minimum basic needs जो है रोटी कपड़ा मकान वो तो हर एक की सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। आजकल तो एजुकेशन भी इसमें ऐड हो गया है। द बेसिक रीज़न of all those transfers is to remove the interstate inequalities। तो मेन मकसद क्या है, इंटरस्टेट इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना, इनइक्वालिटीज़ को ही ख़त्म करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ वेरियस स्टेट्स शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो आपस में स्टेट्स की और सेंटर और स्टेट्स के बीच में रिलेशंस अच्छे होने चाहिए और कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। दिस कोऑर्डिनेशन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड to taxation alone, rather it should be extended to the public expenditure, current budget, capital expenditure etc। तो ये कोऑर्डिनेशन सिर्फ टैक्स के इकट्ठे करने में ही नहीं होना चाहिए, और भी कई चीज़ों में होना चाहिए कि कितना बजट बनेगा, सरकार कितना खर्चा करेगी, बजट में करंट बजट में क्या क्या स्टेट्स के लिए क्या क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे वगैरह वगैरह। तो इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। इन ब्रीफ देयर आर several important principles of federal finance, but these principles keep on changing from time to time। तो time to time ये change होते रहते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो एक
कांस्टेंट सब्जेक्ट तो नहीं है, वो एक वेरिएबल है और सिचुएशन के हिसाब से ये प्रिंसिपल्स चेंज होते रहते हैं। आवर व्यू पॉइंट रिगार्डिंग द फेडरल फाइनेंस शुड नॉट बी लिमिटेड ओनली टू दीज प्रिंसिपल्स बट वी शुड गो ऑन मेकिंग चेंजेस इन दीज एज पर सर्कमस्टांसेस। तो ऐसा नहीं है कि यही फिक्स्ड प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स जो है टाइम टू टाइम और सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगा फाइनेंस कमीशन क्या होती है, उसके सारे का सारा डिटेल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।